नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे बाल विकास के प्रैक्टिस सेट नंबर 28 की। और आपको पता होगा लगभग हमारे 7 दिनों से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। उसका एक रीज़न था, एक प्रॉब्लम आ गई थी, यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक मिला था। दोस्तों, हमारा सेकंड चैनल है जायसवाल सर फैन क्लब, लिंक आपको दे दूंगा। अगर कुछ भी इस चैनल, इस परिवार में प्रॉब्लम आती है तो उस चैनल के माध्यम, सेकंड चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन या क्या है सूचना मिल जाएगी। तो उस चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले मॉक क्वेश्चन की बात करेंगे। आपको पता है प्रत्येक सेशन, प्रत्येक क्लास में मॉक क्वेश्चन होता है। पिछले क्लास का जो हमारा अंतिम प्रश्न मॉक क्वेश्चन था, और आप लोगों को यहाँ पर आई बटन पे लिंक मिलेगा या प्लेलिस्ट में चेक भी कर सकते हैं बाल विकास क्लासेज की, हर एक कंसेप्ट वाइज, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। अब बात करेंगे सीखने के वक्र को क्या कहते हैं। बहुत सारे मित्र कमेंट किए थे, उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं दोस्तों। सीखने की प्रगति के सूचक को, सीखने की मौलिकता के सूचक को, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक को, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक को कहते हैं। तो सीखने का वक्र कहलाता है प्यारे मित्रों, सीखने की जो प्रगति का सूचक होता है वह हमारा सीखने का वक्र कहलाता है। और आज के सेशन, आज की क्लास का पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ठीक है, विकास के बारे में, जैसे आप बाल विकास, उसी प्रकार विकास के बारे में कथन सही नहीं है। तो पहले हम कथन को पढ़ना पड़ेगा कि विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है। विकास जन्म से किशोरावस्था, किशोरावस्था तक क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है, और पीछे फिर क्या होता है, पीछे बढ़ता है। विकास और भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद कहर रुक जाता है। अब आपके बारे में आपका स्टेटमेंट क्या है इस कथन से रिलेटेड कि विकास के बारे में आप सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं कि विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और पीछे फिर क्या होता है, पीछे की ओर। तो ये क्या है, आपका कथन गलत दिया है। विकास दोस्तों क्या है, मरणोपरांत, यानी सभी लोग जानते हैं जब तक हम आप जीवित हैं तब तक विकास बढ़ता रहता है। तो आपका जो बी ऑप्शन है यह कथन सही नहीं दिया है विकास के संदर्भ में। दूसरा प्रश्न है प्यारे मित्रों, सभी प्यारे मित्र फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मध्य बचपन अवधि की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने बचपन पढ़ा होगा, प्रारंभिक बचपन अवस्था पढ़ा होगा, लेकिन मध्य बचपन एक अवस्था होती है। क्या वह जन्म से 2 वर्ष है, 10 वर्ष के बाद है, 2 से 6 वर्ष है, या 6 से 11 वर्ष है। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं। कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे मित्र अपना फीडबैक करेंगे कि मध्य बचपन की अवधि जो कहलाती है प्यारे मित्रों, वह 6 से 11 वर्ष की अवस्था कहलाती है। तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा है ये देख लेते हैं। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। ठीक है, कहते ना उसकी आलोचना की गई, तो बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना बताना है। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे बहुबुद्धि से संबंधित आलोचना क्या है, कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत को संबोधित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, किसके अतिरिक्त, यानी एक को छोड़कर बाकी जो है बुद्धि के पक्षों को स्टर्नबर्ग के द्वारा त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। संदर्भगत के अतिरिक्त, ठीक है, अवयवभूत के अतिरिक्त, सामाजिक या अनुभाविक के अतिरिक्त। किसके अतिरिक्त, तो आपके सामाजिक के अतिरिक्त, ये आपको ध्यान देना है। सामाजिक के अतिरिक्त जो है संदर्भगत, अवयवभूत और अनुभाविक पक्षों को स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया है। सामाजिक को संबोधित नहीं किया गया है। बाकी किसको किसको किया है, व्यवहारिक बुद्धि या संदर्भात्मक बुद्धि कहते हैं। व्यवहारिक को ही संदर्भात्मक बुद्धि कहते हैं, ठीक है। और रचनात्मक बुद्धि को अनुभवात्मक बुद्धि कहते हैं, और विश्लेषणात्मक बुद्धि को ही घटीय बुद्धि कहते हैं। ये आपको ध्यान देना। व्यवहारिक, रचनात्मक, विश्लेषण, इन तीन बुद्धि को क्या है, स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया है, लेकिन सामाजिक को नहीं किया है।
5वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, जयसवाल सर सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं, सभी को नमन है। दोस्तों हम बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक की बात कर रहे हैं। जी हाँ, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक जॉन डब्ल्यू वेस्ट हैं, विटनी है, स्टीफन एम कोरे हैं या आपके किलपैट्रिक हैं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक तय करता है इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक सभी लोग जानते हैं, स्टीफन की बात कर रहे हैं, स्टीफन एम कोरे हो जाएंगे। दोस्तों टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन करें, नोट्स पीडीएफ फाइल सब कुछ फ्री में, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। यह आपका अपना चैनल है, टीचर्स फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, सभी दोस्तों का वेलकम है। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता की व्यक्तित्व विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, यानी अध्यापिका को क्या चाहिए कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, या प्यारे मित्रों कलन विधि या जिसे हम एल्गोरिदम कहते हैं उसका अधिकतर प्रयोग करना और बाद में करने के लिए शिक्षार्थियों को तत्व उपलब्ध कराना। अब आप क्या कहेंगे कि जो शिक्षार्थी अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए, शिक्षिका अध्यापिका को विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियां उपलब्ध करानी चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों, सभी लोग फीडबैक करें, सहयोग करें। 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसने दी है? जी हाँ, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा मुर्रे की है, एडलर की है, क्रो की है या जेबी वाटसन की है? ये आपको ध्यान दीजिएगा, 20वीं की बात कर रहे हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। शताब्दी कितने बार आया है प्यारे मित्रों? आप बोलेंगे सर शताब्दी 2 बार आया है, तो 2 बार कौन रिपीट हो रहा है? क्रो हो रहा है, अर्थात 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो ने कहा। किसने कहा? के कंपनी, ये आपको ध्यान देना, के कंपनी अर्थात क्रो की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आइए देखिएगा कि अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या है? आप बोलते होंगे ना इसकी स्मृति याददाश्त बहुत ही अच्छी है, इसका कुछ कम है, ऐसा आप लोग बोलते हैं। लेकिन यही प्रश्न अगर पूछ लिया गया कि अच्छी स्मृति की विशेषताएं बताइए, तब आपका फीडबैक क्या होना चाहिए? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान करना, अच्छी धारणा होना, या ये सभी हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। अच्छी स्मृति की जो विशेषता होती है वह शीघ्र पुनः स्मरण, यानी आप जो ये क्लासेस देख रहे हैं एग्जाम टाइम में सारे पुनः स्मरण हो जाएं, हर एक क्वेश्चन का आंसर, वो कहलाएगी अच्छी स्मृति। अगर आप क्वेश्चन का आंसर शीघ्र पहचान जाएं, वो कहलाएगी अच्छी स्मृति। और अगर आपकी अच्छी धारणा होगी, आपकी अच्छी सोच होगी, वो कहलाती है अच्छी स्मृति की विशेषताएं ही होती हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है उसे क्या कहते हैं? पिछड़ा कहते हैं, विशेष कहते हैं, बाल अपराधी कहते हैं, या मानसिक रूप से कमजोर कहते हैं? तो मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि जो है सामान्य योग्यता से कम रहती है, जो नॉर्मल होना चाहिए उससे कम रह जाती है, यही हमारा क्या कहलाता? पिछड़ा कहला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड है प्रश्न, संभावित प्रश्न है कि मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि समान रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। किस प्रकार के बालक होते हैं? कम स्वस्थ एवं विकसित होते हैं, बालक अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं, बालक अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित होते हैं, या बालक स्वस्थ नहीं पर विकसित होते हैं। तो मेड्रिड के अध्ययन के अनुसार, ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, पेडागॉजी, सारे प्रश्नों का कंबाइन किया जा रहा है। 1000 प्लस MCQ जहां पे हम करेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है CDP में 30 ऑफ 30 लाना और सिलेक्शन का रास्ता तय करना। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब जान लेते हैं प्यारे मित्रों। ये हमारा जवाब आ चुका है, आंसर भी आ चुका है कि क्या होगा? मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि समान रूप से उन परिवारों के बालक अधिक स्वस्थ और विकसित होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। सब्सक्राइब फॉर नोटिफिकेशन, सभी प्यारे में सब्सक्राइब कर लेंगे अपने परिवार टीचर्स फैमिली को, जयसवाल कोचिंग सेंटर को। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हर एक क्लास का। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को जो है चैप्टर चल रहा है आपका। दोस्तों सीखने का हृदय, सीखने का स्वर्णपथ कहा गया है,
संवेग को कहा गया है, अभिप्रेरणा को कहा गया है, शैक्षिक निर्देशन को कहा गया है, या इनमें से कोई नहीं? आपका कमेंट क्या कहता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा कि सीखने के हृदय, सीखने का स्वर्ण पथ अभिप्रेरणा को कहते हैं। जब आप स्वयं मोटिवेट होते हैं, क्योंकि आपको सिलेक्शन पाना है, आपके माता पिता राह देखते हैं कि बच्चा डीएड बीएड कर लिया है, वैकेंसी आ चुकी, एग्जाम होगा, मेरा बेटा या बच्ची क्या बनेगा? टीचर बनेंगे, और टीचर बनेंगे, जॉब आएगी, घर में खुशहाली आएगी। इसके लिए आपको मेहनत, प्रिपरेशन भरपूर करना पड़ेगा। तो सीखने हृदय जो है, सीखने का स्वर्ण पथ कहा गया है। अभिप्रेरणा, आपको अभिप्रेरित होना पड़ेगा। अभिप्रेरणा मतलब होता है स्वयं प्रेरणा, यह स्वयं मोटिवेट होना। दोस्तों, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है, क्योंकि बालक की शैक्षिक प्रगति पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। यह शिक्षक की व्यावसायिक उन्नति में इससे क्या होता है? सहायता मिलती है। यह हम बात कर रहे हैं तीसरे ऑप्शन की, इससे शिक्षक की प्रतिष्ठा बढ़ती है, या शिक्षक में अपने व्यवसाय के प्रति रुझान पैदा होता है। आप क्या कहेंगे कि शिक्षक की मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है, क्योंकि बालक की शैक्षिक प्रगति पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। अगर शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो बालक की प्रगति, शैक्षिक स्तर अच्छा ही होगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, सहयोग करें। दोस्तों, आपका अपना भाई, ठीक है, मैं जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्र, हर एक भाई बहन, गृहिणी, सभी लोग कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जी हाँ, अगला प्रश्न आ चुका है कि अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, वह क्या कहलाता है? मौलिक अनुसंधान कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है, या आपका सामाजिक अनुसंधान, या इनमें से कोई नहीं? और ऐसा एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जी हाँ, ये आपका लेवल चेक करता है कि अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है, विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, वह दोस्तों क्या कहलाता है? वह हमारा क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ये आपको ध्यान देना है। संचालित करना ही, यह हमारा प्रश्न में ही उत्तर मिल गया कि क्या हो जाएगा? क्रियात्मक अनुसंधान। संचालित यानी क्रिया। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। यह क्वेश्चन बहुत ही उलझा हुआ प्रश्न है कि उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से। ये दोस्तों रीट एग्जाम में इस क्वेश्चन का बहुत ही भेदभाव हुआ है, और आई थिंक उपलब्धि परीक्षण का ऑप्शन नंबर 3 बी ऑप्शन जो सही होगा, लेकिन रीट एग्जाम में यह उलझा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट करें इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, आई थिंक जो बी ऑप्शन है वह जो एग्जामिनर थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि 3 प्रकार होते हैं, लेकिन जो आप लोगों का यानी रीट एग्जाम में जो रिएक्शन था टीचर्स का, वह कहते हैं 2 प्रकार का है। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण की बात कर रहे हैं। उपलब्धि परीक्षण ऐसे परीक्षणों को कहा जाता है जिसमें एक शिक्षक यह पता करने का प्रयास करता है कि जो उसने पढ़ाया बच्चों ने उसे किस मात्रा तक समझा या जाना। आप लोगों की नियुक्ति होगी, आप शिक्षक बनेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आपका यह जानना कि आपने जो पढ़ाया है बच्चे जो है आपका पढ़ाना जो है किस मात्रा तक समझ पाए हैं, सभी सूचनाओं की जानकारी आपको अटेंड करना है या प्राप्त करना है। तो शिक्षक जिस मार्ग का प्रयोग करता है वही कहलाता है उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, इसे ही उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्जव का कहना है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच चर्चा के बारे में क्या कहा है? यानी 2 नाम लेकर यह बताया गया है कि आर्जव को कहना है, यानी कि एक बालक या व्यक्ति को कहना है या शिक्षक का कहना है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति को प्रभावित करता है, जबकि सोनाली का यानी कि सोनाली का क्या महसूस कर रही हैं, ये परिवेश से प्रभावित होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति कहता है नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, कोई कहता है परिवेश से प्रभावित होता है। तो इन दोनों के बीच चर्चा के बारे में स्थित और अस्थित तर्क पर कह रहे हैं, सतत और असतत अधिगम पर कह रहे हैं, या प्रकृति और पोषण पर वाद विवाद पर कह रहे हैं, या गंभीर और संवेदनशील भावना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं इन दोनों का, आर्जव और सोनाली का कहना
प्रकृति और पोषण पर वाद विवाद के बारे में चर्चा की गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? फ्रांज ब्रेंटानो ने, मैक्स वर्दीमर, एडगर या कर्ट लेविन? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि जब भी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की बात की जाती है, गेस्टाल्ट फिजिकोलॉजी की बात की जाती है, हमारे वर्दीमर नंबर 1 आते हैं। तो मैक्स वर्दीमर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, स्टाल्ट मनोविज्ञान, ठीक है, गेस्टाल्ट है वैसे, ठीक है, गेस्टाल्ट है, यहाँ पे स्टाल्ट लिखा गया, मिसप्रिंट हुआ है। तो गेस्टाल्ट फिजिकोलॉजी की स्थापना जर्मनी के मैक्स वर्दीमर की बात कर रहे हैं। 1912 ईस्वी में की गई थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना कब की गई? 1912 में। किसके द्वारा? मैक्स वर्दीमर के द्वारा। कहाँ किया गया? जर्मनी में किया गया। और इस संप्रदाय या स्कूल के विकास में 2 अन्य मनोवैज्ञानिक भी हैं। पहला कर्ट कोफा और दूसरा आपके वोल्फगैंग कोहलर की बात कर रहे हैं। इनकी दोनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं कि विकास के बारे में बात की गई है कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नेगेटिव कथन बताना है, स्टेटमेंट बताना है कि विकास एक परिणात्मक क्या है, प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। या कह सकते हैं विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया है। या प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों के व्यक्तित्व विभिन्नताएं क्या होती हैं? बहुत होती हैं। तो विकास के संदर्भ में क्या कथन गलत है? सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि विकास एक क्या है, परिणामात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन कर सकते हैं। तो ये आपका ये कथन गलत दिया गया है, ठीक है, पहला ऑप्शन रॉन्ग दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानकीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा, निरीक्षणात्मक द्वारा या पुरस्कार द्वारा। यानी समझने की बात की कि बंडूरा का जो कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं या प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, अर्थात प्रतिक्रियाएं और प्रतिमानीकरण को किस और के नाम से हम कह सकते हैं जी, इसीलिए तो कहा गया है। मतलब जो बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है, अर्थात दोनों जो है अर्थ सेम है, लेकिन जो भाषाएं वह अलग अलग है। अर्थात प्रतिक्रियाएं या प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको हम निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है। स्क्रीन पर है कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा? जो बच्चे विद्यार्थी त्रुटि करते हैं उनके संबंध में कथन है। तो आपका अपना जो है ओपिनियन, अपनी दृष्टि से सर्वोत्तम कथन बताना है कि विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। त्रुटियां जो है अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। ये विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, या कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो देखिए, विद्यार्थी के संदर्भ में आपका जो ओपिनियन होना चाहिए, आपका सर्वोत्तम कथन है कि त्रुटियां जो होती हैं वह अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होती है, एक हिस्सा होती है, ठीक है। अगर आप गलतियां करेंगे तभी आप सीखेंगे, ठीक है। गलतियां हर एक इंसान से होती हैं, हमसे भी होती हैं, आपसे भी हुई होंगी। तो इन्हें दोस्तों सीखना है, केवल दोहराना नहीं है, इन्हीं से सीखना है और सीखते जाना है। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे, आपका भविष्य जो है उतना ही उज्जवल होने वाला है। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर, न्यूनतम मतलब होता है नया, तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होगा? ज्ञान होगा, बोध होगा, अनुप्रयोग होगा या विश्लेषण की बात कर रहे हैं। तो न्यूनतम स्तर पूछा जा रहा है। तो देखिए, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर किसको कहते हैं? ज्ञान को कहते हैं, नॉलेज की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र नोट कर लेंगे। जी हाँ, सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम से जरूर जुड़े दोस्तों, नोट्स पीडीएफ फाइल सब कुछ फ्री में आपको सर्च करें या लिंक भी दे दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं जायसवाल सर को, ठीक है, जायसवाल कोचिंग सेंटर को। आप दोस्तों फेसबुक पेज पर भी अब आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो फेसबुक पेज पर भी आप लोग सर्च करेंगे, वहाँ पे नोट्स पीडीएफ फाइल मटेरियल सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि हम पूरी तैयारी हर एक तरह से कोशिश कर रहे हैं आपका भविष्य उज्जवल हो, आप लोग सफल बने, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को कहा जाता है। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं मिथ्या परिपक्वता का समय किसको कहा जाता है? तो यह दोस्तों बाल्यावस्था को कहा जाता है। या हम कह सकते हैं समयोत्तर बचपन 6 से 12 साल की उम्र तक विस्तारित होता है, जिसकी शुरुआत बच्चे की औपचारिक स्कूली शिक्षा में प्रवेश और तरुण अवस्था की शुरुआत के साथ होती है। और यह
उत्कृष्टता या छद्म परिपक्वता का समय होता है, या उत्कृष्टता भी पूछा जा सकता है, ये दोनों नाम सेम है, उत्कृष्टता या छद्म परिपक्वता, ये आपको दोनों को, ठीक है, अच्छे तरीके से समझ लेना है। और बच्चे में नई रुचियां विकसित भी होती हैं बाल्यावस्था में ही। लिंग में कुछ परिपक्वता के अलावा बच्चे का निश्चित मात्रा में शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है, ये बाल्यावस्था में ही होता है। जैसा कि लिंग के संबंध में यह प्रक्षुब्ध रहता है, लेकिन दोस्तों यह इस चरण के अंत में बड़ी ताकत के साथ उभरता है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। और इस अवस्था को काम प्रसुप्ति काल भी कहा जाता है। किसको? उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था के अंतिम चरण को कहा जाता है। किस सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने अपने क्षेत्रीय सिद्धांत में क्रियात्मक अनुसंधान के संकेत दिए हैं? जी हाँ, आपके सामाजिक मनोविज्ञान बताना है, सोशियल फिजिकोलॉजी की बात कर रहे हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत में क्रियात्मक अनुसंधान दिए हैं आपके पावलोव की बात कर रहे हैं, फ्राइड की बात कर रहे हैं, रूसो की बात करते हैं, या कार्ल लेविन की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान जो होते हैं वह अपने क्षेत्रीय सिद्धांत में क्रियात्मक अनुसंधान के संकेत देने वाले कार्ल लेविन हैं। सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अनुसंधान का कार्य क्या होता है? समस्या का समाधान करना, मौलिक प्रश्नों का उत्तर देना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अनुसंधान का कार्य होता है समस्या का समाधान करना और मौलिक प्रश्नों का उत्तर देना, अर्थात आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है लेकिन मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, अर्थात साइकिल बनता है और मोटर बाइक सीख रहा है, ठीक है। यानी कि आप डीएड में या बीएड में फर्स्ट ईयर में आपने क्रॉस कर लिया है, सेकंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार, क्योंकि फर्स्ट स्टेप होता है साइकिल चलाएगा तभी मोटर बाइक बन जाएगा, क्योंकि साइकिल चलाने में बैलेंस अपना सीख जाएगा। जब बैलेंस सीख जाएगा तो मोटर साइकिल या मोटर बाइक चला लेगा। तो यह उदाहरण, यह एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि क्षैतिज अधिगम का अंतरण का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का है या द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का है, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, आपका कमेंट होना चाहिए कि ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का यह उदाहरण कहला जाएगा। जी हाँ, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्यारे मित्रों कि सूचना के अर्जन, प्रतिरूपण, संग्रहण, पुनः प्राप्ति अथवा उसके उपयोग से संबंधित मानसिक क्रियाओं को क्या कहते हैं? एक बार रिपीट करूंगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचना का अर्जन करना, प्रतिरूपण, संग्रहण, पुनः प्राप्ति अथवा उसके उपयोग से संबंधित मानसिक क्रिया को क्या कहते हैं? व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाएं, अभिप्रेरणात्मक प्रतिक्रियाएं, जन्मजात प्रतिक्रियाएं या संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं? आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है कि जो सूचना का अर्जन, प्रतिरूपण, संग्रहण, पुनः प्राप्ति या कहें उपयोग से संबंधित मानसिक प्रक्रिया को संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं कहते हैं? जी हाँ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण 5 प्रश्न और बचे, सभी प्यारे मित्र फीडबैक करें, अंत तक क्वेश्चन देखें, ठीक है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पर सर्वोपरि है। अब बात करेंगे कि घटना वस्तु के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, तो पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। जीन पियाजे जी के 4 चरण हैं, सभी लोग जानते हैं। बार बार मैं रिपीट करता हूं क्योंकि जीन पियाजे से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। और हम अगले इस क्वेश्चन को, यह आपका सेशन कंप्लीट करने के बाद 1000 एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम पार्ट वाइज जीन पियाजे जी, थर्नडाइक, इनसे पार्ट वाइज हर एक क्लास से संबंधित प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो घटना और वस्तु के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, तो पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन क्या होगा? सेंसरी तंत्रिक तंत्र होगा, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया या औपचारिक की बात करेंगे। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि सेंसरी तंत्रिक तक यानी कि जिसे क्या कहते हैं, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। सेंसरी यहाँ पे दे दिया गया, ये पहली आपकी है, सभी लोग जानते हैं। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी, चारों अवस्थाएं आपकी दी गई हैं। लेकिन घटना और वस्तु में एक बच्चा जब तार्किक रूप से सोचता है तो वह कहलाएगा मूर्त संचालन प्रक्रिया कहलाया जाएगा। मूर्त क्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे, ठीक है। 3rd स्टेज में आपका हो जाएगा यह प्रश्न या आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं? जो अधिगम का पठार यानी सीखने में जो पठार या ऊंचाई आती, कठिनता आती है, उसका कारण नहीं है। प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा?
तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, देखिए दोस्तों, अधिगम का पठार यानी कि सभी लोग जानते हैं नॉर्मल हम सीख रहे हैं, लेकिन अचानक हमें कठिनाई आ जाती है बीचों बीच, ठीक, वह कहलाते हैं, ये तीनों अधिगम के पठार कहलाते हैं। तो अधिगम के पठार का कारण विद्यालय का सहयोग नहीं हो सकता, ठीक है। आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन जो है सहयोग नहीं होगा। बाकी प्रेरणा की सीमा ये होती, शारीरिक और ज्ञान की सीमा, ये तीनों आपकी क्या होती हैं, अधिगम के पठार में के कारण होंगी। लेकिन विद्यालय का असहयोग करना या सहयोग की भावना होना यह अधिगम के पठार का कारण नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि सुरेश समान रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। एक बालक या बालिका है, सुरेश एक बालक है आपके कक्षा का, जो कहता है कि सर मुझे एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना मैं चाहता हूं। जबकि एक और बालक है मदन, जो कहता है मुझे समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना है। तो आप ये बताइए, जो इन दोनों बालकों में सुरेश और मदन के जो विभिन्नताएं हैं उसका कारण क्या है प्यारे मित्रों? उसका कारण मूल्य है, अभिक्षमता है, अधिगम शैली है, या परावर्तकता स्तर की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जी हाँ। तो इन दो बालकों में विभिन्नताएं हैं कि जो कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, एक समूह के साथ पढ़ना चाहता है, यह हर एक बालक की, हर एक विद्यार्थी की अधिगम शैली होती है कि कोई शांत अवस्था में पढ़ता है, कोई समूह में पढ़ता है। अगला प्रश्न, इसके बाद अंतिम प्रश्न मॉक क्वेश्चन होता है, सभी प्यारे मित्र जानते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, तो प्रश्न देख लेते हैं कि गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह क्या हो सकता है? संगीतमय हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, भाषा विषयक हो सकता है, या अंतः व्यक्तित्व हो सकता है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक प्यारे मित्रों क्या कहता है? गार्डनर का बहुबुद्ध सिद्धांत, आपने पढ़ा होगा कि बहुबुद्ध सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो आप कहेंगे गार्डनर हैं। तो इनके अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा, जी हाँ, व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देने वाला अंतः व्यक्तित्व होता है, क्योंकि आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मबोध करना, कहते हैं ना, मुझे आत्मबोध मिल गया, मेरी आत्मा को बोध लग गया, तो मतलब क्या होता है, ये अंतः व्यक्तित्व ही कहलाएगा। आत्मबोध को सर्वाधिक योगदान क्या कौन देगा? वह अंतः व्यक्तित्व ही देगा, ये आपको नोट कर लेना है। और सीडीपी का आज का मॉक क्वेश्चन इस सेशन का कि कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ऐसा कौशल बताइए मेरे प्यारे मित्रों जो आपके संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हो। वह कहें कि गतिक प्रक्रमण की बात कर रहे हैं, विचार करना, समानुभूत देना या याद करना। आप सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा कि कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, ये कमेंट करके आपको बताना है। और इसका आंसर डिटेल के साथ हम नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कि टुमारो की क्लास में करेंगे। तो ये क्लास, ये सेशन कैसा लगा? सभी लोग फीडबैक करें, सहयोग करें। आपका अपना परिवार है, टीचर्स फैमिली है, जायसवाल सर को सपोर्ट करें दोस्तों। एक शिक्षक होने के नाते आप लोग एक शिक्षक को सपोर्ट करें, शिक्षा को सपोर्ट करें, क्योंकि पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। धन्यवाद सभी मित्रों को, जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।